गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रविंद्र कुमार आप लोगों के लिए करंट अफेयर लाया हूं, जो कि आपको आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये सितंबर की करंट अफेयर है। इसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकरण एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका ऑप्शन या स्क्रीन पे है, देख लीजिए। हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी दिल्ली। अब बताइए इसमें से कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा सी पंजाब। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर यह जुर्माना कई चेतावनियों के बाद भी राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के लिए लगाया है। यह जुर्माना राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के पास जमा करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली ओपन जेल कब और कहां स्थापित की गई थी? इसका ऑप्शन है 1949 लखनऊ में, 1905 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, 1953 लखनऊ में, 1929 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अगर आपको याद है तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, 1905 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। बॉम्बे वर्ष 1905 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली ओपन जेल स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य कैदियों को पुनर्वास और सामान्य जीवन में वापस लाना था। शुरुआत में इन कैदियों को सार्वजनिक कार्यों के लिए अब तैतिक श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एनआईएलपी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता, ऑप्शन बी केवल बुनियादी गणित कौशल, ऑप्शन सी पढ़ना लिखना समझना और गणना करना, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहित, ऑप्शन डी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। इसका जवाब दीजिए। कोई इस वीडियो को आप हमेशा क्वेश्चन के बाद पॉज कर दीजिए, उसके बाद अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिए और मिलाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, पढ़ना लिखना समझना और गणना करना, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है 6, 12, 18, 24। जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है बी, 12। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन शहरों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ऑप्शन ए है एनजीटी अधिनियम 2000, एनजीटी अधिनियम 2010, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो इसमें है 5 नंबर जो एनजीटी बारे में है, ये करंट अफेयर्स तो है ही नहीं, लेकिन जो चीज चर्चा में होता है एग्जाम में वही उसी का सवाल बना दिया जाता है, भले वो किसी भी साल में हो। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि हाँ ये 2000 है या 2010 का नियम का है बना हुआ, तो हम इसको अभी याद करेंगे। अभी ये चूंकि ये चर्चा में, तो बस इससे सवाल आ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा बी, एनजीटी अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का स्थापना हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को तेजी से निपटारा करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ओपन जेलों को किस जेल मैनुअल में 3 प्रकार से में वर्गीकृत किया गया? जेल मैनुअल में 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो पहला ऑप्शन है मॉडल जेल मैनुअल, राज्य जेल मैनुअल, केंद्रीय जेल मैनुअल, जिला जेल मैनुअल। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, मॉडल जेल मैनुअल। मॉडल जेल मैनुअल भारत में ओपन जेल संस्थानों को 3 प्रकार से वर्गीकृत करता है। सेमी ओपन प्रशिक्षण संस्थान, जो मध्यम सुरक्षा वाले बंद जेलों से जुड़े रहते हैं। ओपन प्रशिक्षण स्थान, कार्य शिविर जो सार्वजनिक कार्यों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होते हैं। और ओपन कॉलोनियां जो परिवार के सदस्यों के साथ रहने की अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए। नेक्स्ट है NILP का उद्देश्य किस UNSDG लक्ष्य को प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है लक्ष्य 4.1, 4.3, 4.6, 4.7। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा सी, NILP का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4.6 को प्राप्त करना है, जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी युवा और वयस्क वर्ष 2030 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLNAT बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा कितने विषयों का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। FLNAT 3 विषयों पढ़ना, लिखना और संख्यात्मकता का मूल्यांकन करती है, ताकि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन किया जा सके। भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 74%, सी 82%, डी 90%। ये तो आप लोग जानते होंगे, चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 74%। 74% ये लगभग है। ठीक है, ये थोड़ा या कम हो सकती है, ये जनसंख्यांकिकी के आधार पर भिन्न होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY के तहत पंजीकृत किसानों की संख्या अगस्त 2024 तक लगभग कितनी है? तो देखिए ऑप्शन ए 12.38 लाख, ऑप्शन बी 18.25 लाख, ऑप्शन सी 23.38 लाख, ऑप्शन डी 28.12 लाख। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सी 23.38 लाख। ठीक है, अगस्त 2024 तक लगभग 23.38 लाख किसान PMKMY के तहत पंजीकृत हैं। बिहार और झारखंड पंजीकरण में सबसे आगे है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। PMKMY के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रतिमाह कितनी पेंशन मिलती है? तो इसका होगा ऑप्शन ए में 1500, बी 2000, सी 2500, डी 3000। जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन होगा डी, आंसर होगा डी, ₹3000। PMKMY के तहत सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे लिखा हुआ है 2 हेक्टेयर तक की भूमि होनी चाहिए, उससे ज्यादा पर नहीं मिलेगा। और ये 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए 3000, 4000, 5000, 6000। बताइए। ऑप्शन डी 6000। PM किसान योजना जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में भी जाना जाता है, के तहत सभी भूमि धारक किसानों, चाहे उनके जोत का आकार कुछ भी हो, को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 की आय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मरम्मत सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है? उपभोक्ता मामले विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
दूरसंचार विभाग। चलिए ऑप्शन, इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले विभाग, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मरम्मत सूचकांक शुरू कर चर्चा की है। यह सूचकांक उपभोक्ताओं को टिकाऊ और मरम्मत योग्य उत्पादों को सुनने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू रिपेयर का क्या अर्थ है? राइट टू रिपेयर क्या अर्थ है? चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। उत्पादों की मरम्मत करने के लिए केवल अधिकृत सेवा केंद्रों तक ही सीमित। ऑप्शन बी, उत्पादों की मरम्मत करने का अधिकार केवल निर्माताओं के पास। ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिना किसी प्रतिबंध के अपने उत्पादों की मरम्मत करने का अधिकार। डी, उत्पादों की मरम्मत के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है सी, राइट टू रिपेयर एक अवधारणा है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिना किसी प्रतिबंध के अपने उत्पादों की मरम्मत करने का अधिकार देती है। इसमें मरम्मत मैनुअल, नए नैदानिक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारी और उपकरण तक पहुंच शामिल है। ठीक है, राइट टू रिपेयर में जो व्यक्ति चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ई अपशिष्ट में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा योगदान करता है? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। इसका सही ऑप्शन है सी, तीसरा। भारत वर्तमान में विश्व में ई अपशिष्ट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। यानी चीन पहले है, उसके बाद अमेरिका दूसरा पे। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत प्रति वर्ष लगभग 3.2 मिलियन मीट्रिक टन ई अपशिष्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में घरेलू बचत के दो घटक कौन से हैं? चलिए ऑप्शन आपका है शुद्ध वित्तीय बचत और भौतिक बचत, सरकारी बचत और निजी बचत, शहरी बचत और ग्रामीण बचत, कॉर्पोरेट बचत और घरेलू बचत। जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए, भारत में घरेलू बचत को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जाता है, शुद्ध वित्तीय बचत और भौतिक बचत। ठीक है, शुद्ध वित्तीय बचत में क्या है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि है, जैसे कि बैंक, जमा, शेयर और बॉन्ड। और भौतिक बचत में क्या है, जिसमें अचल संपत्ति, सोना तथा अन्य भौतिक वस्तुएं शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सीटीयू केंद्रीय ट्रेड यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है? सीटीयू का प्रमुख मांगे क्या है? ऑप्शन है केवल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, केवल पूर्ववर्ती पेंशन योजना की बहाली, आईएलसी की पुनः स्थापना, श्रम संहिताओं की समीक्षा और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, पीएसयू का निजीकरण। चलिए जवाब दीजिए इसका। इसका सही आंसर है सी, सीटीयू की कई प्रमुख मांगे जिसमें शामिल है भारतीय श्रम सम्मेलन, आईएलसी की पुनः स्थापना जो 2015 से नहीं हुई है, 4 श्रम संहिताओं जो श्रमिक आधारों को कमजोर करती हैं की समीक्षा, उचित न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन और पूर्ववर्ती पेंशन योजना ओप्स की बहाली जो बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। वे अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अधिक समर्थन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पीएसयू के निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वर्तमान में किसका शुद्ध आयातक बन गया है? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। पहला चावल, गेहूं, मक्का, दालें। इसका आंसर होगा सी, मक्का। एथेनॉल उत्पादन, विशेष रूप से मक्का आधारित एथेनॉल को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों के कारण देश एशिया के शीर्ष मक्का निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया है।
इससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और वैश्विक मक्का आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये तो सवाल हो चुका है, इसमें 6000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना के तहत परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है? ठीक है, 200 यूनिट, 250 यूनिट, 300 यूनिट, 350 यूनिट। जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, 300 यूनिट। पीएम सूर्य घर योजना जिसे फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी का उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के तहत रूफ टावर सोलर पैनल स्थापित करने वाले परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में खाद्य व्यय पर औसत घरेलू व्यय में कितनी कमी आई है? 1/4 से कम, 1/4 से अधिक, आधे से कम, आधे से अधिक। जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM द्वारा प्रकाशित एक कार्य पत्र के अनुसार 1947 के बाद पहली बार भारत में खाद्य पर औसत घरेलू व्यय आधे से भी कम रह गया है। यह दर्शाता है कि आय में वृद्धि और खाद्य पदार्थों का बेहतर उपलब्धता के कारण लोगों के पास अब अपने भोजन में विविधता लाने के लिए अधिक संसाधन है। ठीक है, तो आधे से कम हो गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा ओपेक ने किसमें कटौती की योजना बनाई है? तेल की कीमतें, तेल उत्पादन, तेल आयात, तेल निर्यात। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ओपेक ने तेल उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाना और तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जब ओपेक की बारे में ओपेक चर्चा में है तो इसका मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, बताइए। ये तो आप जानते ही होंगे, जवाब दीजिए। इसका आंसर है ए, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है तापी पाइपलाइन किस गैस क्षेत्र से शुरू होती है? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण पारस गैस क्षेत्र, गलकिनिस गैस क्षेत्र, यमल गैस क्षेत्र, नॉर्थ फील्ड गैस क्षेत्र। जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तापी, ठीक है, तापी का फुल फॉर्म होगा तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया भारत। गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिस गैस क्षेत्र से शुरू होती है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पे आधारित है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापी पाइपलाइन की लंबाई कितनी होगी बताइए? 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। इसका सही आंसर है डी, 1800 किलोमीटर। तापी पाइपलाइन लगभग 1814 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसमें लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM प्राकृतिक गैस प्रति वर्ष प्राप्त होने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ चीनी सब्सिडी विवाद सुलझाया? बताइए कि कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर है ब्राजील। भारत ने ब्राजील के साथ लंबे समय से चले आ रहे चीनी सब्सिडी विवाद को सुलझा लिया है। ब्राजील ने 2019 में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की चीनी सब्सिडी चुनौतियों को चुनौती दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिप निर्माण प्रोत्साहन नीति के दूसरे चरण के लिए भारत कितना निवेश करने को तैयार है? 5 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर है सी, 15 बिलियन डॉलर। भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और चिप निर्माण प्रोत्साहन नीति के दूसरे चरण में 15 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है। इससे पहले इसने पहले चरण के लिए 10 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। नेक्स्ट हमारा सवाल है DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस
एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन किसकी सहायक कंपनी है? ठीक है, बताइए। सेबी, इडाई, आरबीआई, सिडबी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान रखिए। इसका आंसर होगा सी, आरबीआई की होगी। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, यह बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआईसीजीसी की जमा बीमा योजना के तहत एक जमाकर्ता प्रति खाता अधिकतम कितना दावा कर सकता है? ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। बताइए। इसका आंसर होगा सी, 5 लाख। इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। ठीक है, और यह कवर सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और भारत के शाखा वाले विदेशी बैंक पर भी लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा CII भारतीय उद्योग परिसंघ किस प्रकार का संगठन है? बताइए। सरकारी है, गैर सरकारी, अंतर सरकारी है या अर्ध सरकारी है? तो इसका सही आंसर है गैर सरकारी, यानी कि प्राइवेट है। ठीक है, यह भारत के विकास को, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उद्योग, सरकार और नागरिक समाज को बीच साझेदारी के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु बढ़ाने से संबंधित हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित विधेयक क्या है? ऑप्शन इसका है बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, या ऑप्शन बी बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023, ऑप्शन सी बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2022, ऑप्शन डी बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2021। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। इसमें बताया जा रहा है कि जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधेयक में महिलाओं के लिए प्रस्तावित न्यूनतम विवाह आयु कितनी है? बताइए। तो हो चुकी है 31 नवंबर में, सेम 21 वर्ष। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? इसका तो जानते हो जवाब। इसका राइट आंसर है सी, 2 अक्टूबर 2024 को। इस दिन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुई थी। ठीक है, लोकपाल की जांच शाखा किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई है? ऑप्शन है लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2010, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी, हमारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल की जांच शाखा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रावधानों के तहत स्थापित की गई है। यह शाखा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के मामला को प्रारंभिक जांच के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? बताइए। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। कितने होते हैं बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, एक अध्यक्ष और 8-10 सदस्य। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से कम 50%, 50% न्यायिक सदस्य और शेष 50% गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 36 नंबर देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत अपशिष्ट को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए? तो इसमें 2, 3, 4, 5 बताइए।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अपशिष्ट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला गीला, जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। दूसरा सूखा, जो पूर्ण चक्रण योग्य, जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी, यानी इसको पूर्ण चक्रण मतलब फिर से इसको हम बनाया जा सके। और तीसरा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, जैसे डायपर, सैनिटरी पैड, मच्छर और जो भी खतरनाक जो घरेलू होते हैं कचरा अपशिष्ट पदार्थ, उसको इस कैटेगरी में डालना है। ठीक है, तो तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको लगा कि ये नियम 2016 में का क्यों पूछा गया? ये सब जो भी क्वेश्चन है, ये कुछ ना किसी तरह से चर्चा में अभी, इसी कारण से मैंने इस सब को इसमें करंट अफेयर में डाला है। ठीक है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास किस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा? तो पहला स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना। बताइए। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत औद्योगिक शहरों का विकास करना है। ठीक है, जो विश्व स्तर पर विनिर्माण और निवेश केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, भारत में ओपन जेलें किस सूची के अंतर्गत आती है? बताइए। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, किसी भी सूची में नहीं। ये आपको पता होगा, जवाब दीजिए। इसका आंसर है राष्ट्र सूची में। भारत में जेलें जिनमें ओपन जेलें भी शामिल है राष्ट्र सूची के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य अपनी जेलों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राष्ट्र सूची की प्रविष्टि संख्या 4 में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये तो पता ही होगा ये डेट किस चीज का है, हमारे संविधान का भी। संविधान इस दिन लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 2023 के अंत तक अभी लगभग कितनी है? बताइए। सी 80,000, यानी 2023 के लास्ट तक अभी तक इसमें 80,000 केसेस पेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संपत्ति ध्वस्तीकरण को विनियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद पर विचार कर रहा है? सही जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय संपत्ति ध्वस्तीकरण को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है। इस संदर्भ में यह कई अनुच्छेदों पर विचार कर रहा है, जिसमें शामिल अनुच्छेद 300A, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता गारंटी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यायिक नियुक्तियों में प्रभावी परामर्श का क्या अर्थ है? चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका राइट आंसर है सी, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ सामूहिक परामर्श। तो इसका व्याख्या में न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में प्रभावी परामर्श का अर्थ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों के बीच सामूहिक परामर्श। यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और सामूहिक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। ये तो बहुत इजी है, आराम से बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
इसमें सिफारिश किसे, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर ही की जाती है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, है ना। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, जवाब दीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शौचालय निर्माण, उपयोग की निगरानी और सार्वजनिक जागरूकता। स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का स्वच्छता अभियान है जिससे कई प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें शौचालय निर्माण, शौचालय के उपयोग की निगरानी और खेल में शौच के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन लाना, स्वच्छ गांव बनाना और सभी के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकपाल की संरचना क्या है, ये तो आप बता चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, इसका भी सवाल हुआ है, बताइए इसका आंसर। 18 है। ठीक है, ये कौन सा कार्यक्रम है, देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ही होगा। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना मंजूरी दी है। ये शहर 10 अलग अलग राज्यों में ऊपर स्थित होंगे और देश में विनिर्माण और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, बी था, 12। ठीक है, बायो ईथी नीति का उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा उच्च प्रदर्शन वाले जैविक विनिर्माण को बढ़ावा देना। बायो ईथी नीति, जिसका पूरा नाम अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी है, का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन जैव निर्माण को बढ़ावा देना, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है। इसका उद्देश्य नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी बनाना और सतत विकास को बढ़ावा देना भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विज्ञान धारा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा कार्यान्वित 3 प्रमुख योजना शामिल है, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन। नेक्स्ट है, रूमी RHUMI-1 किस प्रकार का रॉकेट है, बताइए, किस प्रकार का रॉकेट है। इसका आंसर होगा ए, पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट। रूमी 1 एक पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट है जिसे तमिलनाडु स्थित एक स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह ठोस सतह पर नजक दोनों का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एकत्र करना है। चलिए दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थोड़ा आवाज में दिक्कत हो सकती है क्योंकि नया नया वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कंटेंट एकदम सही होगी और ये इम्पोर्टेंट कंटेंट होगी, बहुत किसी भी एग्जाम, सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।